जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी और हिस्ट्री की फिनिश कर चुके हैं। आज हम आ चुके हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पर। 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हम एक बात आपको बता देते हैं कि ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ाने का उद्देश्य एक तो ये है कि आपको चीज़ें जो हैं बारीकी से पता चल जाएँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी। क्योंकि जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो इसमें जो एक थ्योरी, एक स्टोरी के रूप में दी हुई है, जिससे हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ये जो हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति के साथ। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम जो जानेंगे वो डिटेल में अभी आपको इस चैप्टर में पता ही लगेगा। लेकिन आज के टाइम की अगर बात की जाए तो आज कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, मुक्ति, इन सबको अगर हम सुनते हैं तो ये हमें बहुत ही सुनने में बहुत ही सहज और सुलभ से सामान्य लगते हैं, नॉर्मल लगते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो सारे शब्द हैं जो अब हमें बहुत ही सहज और सुलभ लगते हैं, बहुत ही नेचुरल से लगते हैं, बहुत ही सामान्य से लगते हैं, इन सब का भी अपना एक इतिहास रहा है। और इस फ्रांसीसी क्रांति के ज़रिए हम यही जानेंगे कि ये जो इतिहास है इन चीज़ों का वो कैसे सामान्य हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया, क्योंकि फ्रांस के अंदर हम पढ़ेंगे इस फ्रांसीसी क्रांति में कि फ्रांस में जो राजतंत्र था उसको किस तरह से समाप्त किया गया। और यहाँ पर विशेषाधिकारों पर आधारित जो व्यवस्था है, व्यवस्था से फिर शासन की एक नई व्यवस्था का उदय किस तरह से होता है। और इसी क्रांति के दौरान जो मानव अधिकार घोषणा हुई उनकी, वो किस तरह से नए नए मानव अधिकार निकल के आए, सबको एक समान अधिकार देने की बात की गई और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है, किस तरह की ये बातें की गई। और किस तरह से यहाँ पर फिर नई एक सोच बनी कि राजनीति की एक नई भाषा निकल के आई। फिर इसी के साथ हम इसमें जानेंगे कि अलग अलग देश जो होते हैं, अलग अलग जो देश थे, जैसे कि भारत हुआ, चीन, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, तो ये सब जो देश थे इनमें फिर किस तरह से आंदोलन चले और किस तरह से इनमें भी नए नए विचारों को जन्म दिया। और फिर किस तरह से जो बेहद रचनात्मक और मौलिक नए नए अधिकार जो थे वो निकल के आए। तो इस सब में आज हम इस चैप्टर में डिटेल से इन सब के बारे में ही जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फ्रांसीसी क्रांति। ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, हिस्ट्री एनसीईआरटी का। तो यहाँ पर बात की गई है ये 14 जुलाई की। तो कब की बात है ये? 14 जुलाई 1789, 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। तो ये जो फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आज पेरिस इसकी कैपिटल है फ्रांस की। तो उस समय यहाँ पर पेरिस नगर में आतंक का माहौल था 14 जुलाई 1789 को। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। तो सम्राट ने क्या किया, यहाँ पर सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। और अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश वो देने वाला है। और लगभग 7,000 मर्द और औरतें वो टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। यानी कि जब उनको पता लगा कि 7,000 जो मर्द हैं और जो औरतें हैं वो टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए, और क्योंकि उन्हें पता लगा था कि भाई यहाँ पर नागरिकों पर गोली चलने का आदेश देने वाला है वो कौन, तो सम्राट। तो ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और एक जन सेना का यहाँ पर गठन करने का निर्णय लेते हैं। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। यानी कि उन्होंने सोचा कि हमें भी अपने हथियार ले लेने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे सरकारी जो भवन थे उसमें ज़बरदस्ती सब के सब उसमें घुस गए। और अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। तो इन्होंने जो पेरिस था, पेरिस नगर का जो पूर्वी पार्ट था वो उधर की ओर सैकड़ों की भीड़ वहाँ जमा हो गई और बास्तील के जो जेल थी उसको जाकर इन्होंने तोड़ डाला। और भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की वहाँ से संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का जो कमांडर था वो मारा गया। तो यानी कि इसमें कौन मारा जाता है? हथियारों के कब्जे की, हथियारों पर कब्जा किसका हो इसको लेकर इनके बीच लड़ाई होती है, जिसमें बास्तील का कमांडर मारा गया और वहाँ के जो कैदी थे उन सबको छुड़ा लिया गया।
यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, यानी कि जो कैदी थे यहाँ पर केवल 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील का किला लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी जो जो सम्राट हुआ करता था फ्रांस का, वो बहुत ही कैसा था, निरंकुश था। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, तो वो इतना निरंकुश था। तो लोगों ने क्या काम किया यहाँ पर, उसके जो बास्तील का किला था, इसी वजह से वो लोगों की घृणा का केंद्र था, लोग उससे नफरत करते थे इस जगह से, इसलिए इस किले को लोगों ने क्या किया, ढहा दिया गया है उनके द्वारा, और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। यानी कि यहाँ पर इस किले को ढहा दिया जाता है और यहाँ पर जो अवशेष बचता है उसको बाजार में बेच दिया गया, और ये बाजार में बेच दिया गया और ये उन लोगों ने खरीद लिया जो इसको एक याद के रूप में अपने पास संजो कर रखना चाहते थे। फिर इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, संघर्ष तो जो था वो हो रहे थे, और साथ ही साथ जो पाव रोटी थी उसकी कीमतें बढ़ती जा रही थी, जिसका विरोध कर रहे थे यहाँ पर लोग। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी कि ये जो फ्रांस की पूरी क्रांति है, ये कोई ऐसे नहीं कि 2-4 दिन में ही समाप्त हो गई हो, ये इसका भी एक लंबा टाइम पीरियड चला है। और इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में ही हुई इसकी जो एंडिंग होती है। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, अब हम इसके बारे में ही जानेंगे कि क्यों और किस तरह से यहाँ पर फ्रांस का जो सम्राट है इसको फांसी दे दी गई थी। ये जो अगर आप चित्र यहाँ पर देखेंगे तो यही है बास्तील का ध्वंस, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है। अब देखिए ये बास्तील का ध्वंस यहाँ दिखाई दे रहा है। बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए हैं, जिनमें से एक चित्र आपके सामने दिखाया गया है कि किस तरह से बास्तील के किले पर यहाँ पर हमला बोला गया था। अब यहाँ पर स्टार्टिंग होती है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि 18वीं शताब्दी जब ख़त्म होने के टाकागार पे होती है, अपने लास्ट पीरियड में होती है, उस समय पर फ्रांसीसी समाज की स्थिति को हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये बात है सन 1774 की। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी जो उम्र थी वो केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। तो 20 साल की उम्र में लुई 16 की शादी हो गई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट के साथ। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, यानी कि जब उसने राज्य संभाला तो उसको राजकोष क्या मिलता है, वहाँ पर खाली मिला। और लंबे समय तक चले युद्धों के कारण जो फ्रांस है, फ्रांस के वित्तीय संसाधन वो नष्ट हो चुके थे, क्योंकि जो युद्ध था वो लंबे टाइम से चल रहा था, इसलिए यहाँ पर जो राजकोष था वो और वित्तीय संसाधन जो थे वो नष्ट हो चुके थे। वर्साए के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत को बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। यानी कि एक तो पैसा वैसे ही नहीं था और इनको अपनी शान और शौकत दिखानी होती थी, उसके लिए और फिजूल खर्ची करनी पड़ती थी इन लोगों को। तो लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे उनको साझा शत्रु था, क्योंकि इनका ब्रिटेन जो था वो फ्रांस का भी शत्रु था और इनका भी, तो इनसे आज़ाद कराने में इनकी सहायता दी। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर और 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, यानी कि इन पर और ज़्यादा कर्जा हो गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो अब देखो यहाँ पर तो 10 अरब लिरवे का बोझ तो इनकी हेल्प करने में चला गया और 2 अरब लिरवे का बोझ जो था इन पर वो पहले से ही चला आ रहा था। और सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे, यानी कि सरकार से जो कर्जदाता थे, जो इन्हें कर्ज दिया था, वो अब क्या करने लगे थे, इनसे कर्ज की मांग भी 10% कर्ज की मांग करने लगे थे, यानी कि ब्याज इनको चाहिए था अब 10% पर। फलस्वरूप फ्रांसीसी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर ही मजबूर थी।
अपने नियमित खर्चों जैसे कि सेना के रखरखाव, राज दरबार के सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। और यह कदम भी नाकाफ़ी था, यानी कि इसने सोचा कि करों में अगर वृद्धि कर दी जाएगी तो इनका काम हो जाएगा शायद, तो इन्हें पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये जो कदम था ये भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज ये तीन एस्टेट्स में बटा था। तो फ्रांसीसी समाज 18वीं शताब्दी में कितने स्टेट्स में बटा था? तो ये 3 स्टेट्स में बटा था, और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। यानी कि 3 स्टेट में तो ये बटा हुआ था, लेकिन 3 स्टेट में जो तीसरा स्टेट था जिसमें जनसाधारण के लोग होते थे, यानी कि सामान्य जनता निवास करती थी, उन लोगों को ही यहाँ पर कर देना पड़ता था, वही अदा करते थे कर को। अब यहाँ पर वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं सब संस्थानों के लिए होता है। चित्र नंबर 2 ये फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। यहाँ पर जो चित्र नंबर 2 दिखाया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं चित्र नंबर 2। तो ये 3 स्टेट में जो बटे हुए थे, इनमें से देखें अगर हम, तो ये देखें यहाँ पर प्रथम स्टेट में आते थे पादरी, द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में आते थे स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे। इनके नीचे किसान और कारीगर, और फिर इनसे भी नीचे स्थान हुआ करता था छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर्स का, यानी कि जो नौकर थे उनका। तो तीसरे स्टेट में कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग यहाँ पर गरीब भी थे। ये 3 स्टेट में बांटा हुआ था यहाँ पर फ्रांस के अंदर जो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। इसको अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को ये चित्र दर्शाता है, जो हमने अभी चित्र देखा। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, यानी कि जितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन थी उसमें 90% जो थे वो किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या में बहुत कम थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसान तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनमें से बहुत ही कम किसान ऐसे थे जिनके पास उनकी ज़मीन थी, उनकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के जो अमीरों था उनका अधिकार था। यानी कि यहाँ पर किसान तो केवल एक तरह से कह सकते हैं काम करने के लिए थे, बल्कि जो चर्च पादरी थे वो, और जो कुलीन लोग थे वो, इन्हीं के अंदर ही आता था। पूरा का पूरा जो इनकी ज़मीन है वो उनके अंडर ही थी। बस यहाँ पर कह सकते हैं कि ये काम करने के लिए ही होते थे। प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म प्राप्त है, यानी कि इन लोगों को कुछ जो अधिकार है वो जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। यानी कि इन दोनों वर्गों को, एक तो कुलीन वर्ग को और एक पादरी वर्ग को, इनको तो कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था, जन्म से ही टैक्स फ्री थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। यानी कि जो कुलीन वर्ग था इसको तो और भी ज़्यादा विशेषाधिकार ये था एक कि ये टैक्स वसूलते थे किसानों से। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो यहाँ पर किसान क्या क्या करते थे? किसान का काम यहाँ पर एक तरह से बता रखा है कि वो अपने स्वामी की सेवा करना, उनके घर खेत के काम करना, सेवा भी देना सेना में उन्हें, और सड़क निर्माण के कार्यों में भी इनको काम करना पड़ता था। इसके लिए ये लोग यहाँ पर बाध्य हुआ करते थे। अगर यहीं पर हम बात करें चर्च की, तो चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, यहाँ पर टाइद होता था, एक धार्मिक कर, इसके रूप में वसूलता था। यानी कि चर्च भी क्या करता था, किसानों से ये भी टैक्स लेता था, ये टाइड के रूप में लेता था, जो कि एक धार्मिक कर था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। यानी कि जो तीसरे एस्टेट में लोग आते थे उनको सरकार को तो कर चुकाना ही पड़ता था। इन करों में टाइल जो होता था एक तरह का ये प्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता था, और अनेक प्रकार के इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था, और इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो है वो करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इनके सारे जितने भी वित्तीय कामकाज का सारा बोझ है वो कर लेकर ही यहाँ पर जनता से ये इनका काम पूरा होता था।
अगर हम देखें यहाँ पर हमने कौन कौन से नए शब्द पढ़े हैं, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक शब्द पढ़ा था लिरवे, और आपको ये समझ में आया होगा पढ़ के कि लिरवे जो है यहाँ की मुद्रा होगी, क्योंकि जब भी तो ये कर्ज लिया करते थे इसका। तो लिरवे जो था ये फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1794 तक यहाँ की जो मुद्रा हुआ करती थी फ्रांस की, वो लिरवे थी। तो यहाँ से 1794 में लिरवे को समाप्त कर दिया गया। एस्टेट क्या है, तो ये क्रांति से पहले यानी क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली एक श्रेणी है, जो कि हमने अभी देखी थी। पादरी वर्ग क्या है, तो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले जो व्यक्तियों का विशेष जो समूह था, वो कहलाता था पादरी वर्ग, जो कि चर्च के विशेष यानी कि जो इम्पोर्टेंट काम होते थे उनको करने वाले व्यक्तियों का जो ग्रुप होता था, वो चर्च वर्ग के अंदर आता था, यानी कि पादरी वर्ग के अंदर। टाइद क्या है, तो ये चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर होता था। टाइद जो कि एक धार्मिक कर था, और यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, यानी कि जितनी भी कृषि होती थी उसका 1/10वां हिस्सा होता था। टाइल जो था ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। तो इतने सारे कर यहाँ पर लगाए जाते थे, तो हमने इनके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर ये एक चित्र दिखाया गया है आपको, और ये चित्र यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा ही अच्छा चित्र है, जो उस समय की स्थिति को यहाँ व्यक्त करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक कुलीन व्यक्ति मकड़ा और एक किसान मक्खी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो कुलीन व्यक्ति बैठा है ये तो एक मकड़ा हुआ, और यहाँ पर ये जो किसान खड़ा हुआ है ये एक मक्खी के रूप में। तो मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र इसको कहा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बेचारा एक गरीब किसान है, जो कि अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, और ये जो मोटू ज़मींदार है यहाँ पर ये सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है। वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है, मतलब इसको एक नज़र ये देखता तक भी नहीं है। और यहाँ पर ये जो शैतान है इसको जितना भी दो इसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है, इसका लालच कम होने का तो नाम ही नहीं लेता है। तो यहाँ पर ये उस समय की स्थिति दिखाई गई है। अब यहाँ पर बताया गया है जीने का संघर्ष। सबसे पहले हम बात करेंगे जीने का संघर्ष। इस जीने के संघर्ष को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम जानेंगे नए शब्द। पहले जीविका संकट क्या होता है, तो एक ऐसी चरम स्थिति जब जीवन रहने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए एक न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, तो उसे कहते हैं हम जीविका संकट। यानी कि जब खाने के लिए खाना ही ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, तो ये जीवन का संकट ही तो हो जाएगा कि ये जो न्यूनतम साधन है अगर हमें ये भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो जब न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ जाए तो जीविका संकट उत्पन्न हो जाता है। अनाम, अनाम का मतलब होता है जिसका कोई नाम मालूम नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अनाम। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे जीने का संघर्ष किस तरह से यहाँ पर होता है। तो फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, यानी कि यहाँ पर 0.5 करोड़ बढ़ गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी जो मांग थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है खाने की मांग भी बढ़ेगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो खाने की जो पाव रोटी होती थी उसकी जो कीमत थी वो यहाँ पर तेज़ी से बढ़ी। और इसी के साथ जो अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। मतलब यहाँ पर जो मजदूरी तो थी वो मालिक तय कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही थी उस तरह से इनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप क्या यानी कि फिर क्या होता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई वो चौड़ी होती गई, और स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे या फिर ओले के प्रकोप से सारी पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता, और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। यानी कि इस तरह के जो संकट थे वो उस टाइम के फ्रांस में यहाँ पर होते ही रहते थे कि जीविका का संकट यहाँ पर उत्पन्न होता रहता था। तो जीविका का संकट यहाँ पर पूछा है कि जीविका का संकट जो है वो किस तरह से उत्पन्न होता है, उसका एक चित्र दिखाया गया है। तो जब खराब फसल हो जाएगी, किस तरह से आप यहाँ पर फसल खराब होने के बाद आप कोई खाना नहीं खरीद सकते, पाव रोटी नहीं खरीद सकते खाने के लिए। अगर खरीदेंगे तो किस किस तरह से आपको ऋण लेना पड़ सकता है, वो खाना ख़राब भी हो सकता है। अगर आप बेकार खाना खाएंगे महामारी फैल सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसका एक चित्र बनाओ यहाँ पर, और यहाँ पर आप बताओ कि किस किस तरह से चीज़ें होंगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये रहा, यहाँ पर इन शब्दों को चुनकर उसमें भरना है या फिल कीजिएगा। किस तरह से अन्न का अभाव होगा, खाना नहीं मिलेगा तो मृत्यु होगी,
या फिर महामारी फैलेंगी तो उससे मृत्यु होगी, है ना, और जब कीमत बढ़ेगी तो खाना नहीं मिलेगा तो शरीर कमज़ोर होगा। इस तरह से इन शब्दों को यूज़ करते हैं, वो हमें पूरा चित्र भरना है तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी कि जो उभरता हुआ मध्य वर्ग था उसने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना किस प्रकार की कि जो विशेषाधिकारी ने मिले हुए हैं इनका अंत किया जाए। तो पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, यानी कि जब कर बढ़ा था, टैक्स में वृद्धि की गई थी और अकाल बढ़ा था, तो उस समय भी जो किसान और कामगार थे ये विद्रोह पहले भी कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ना तो उनके पास कोई ऐसे सोर्सेज थे, ना तो उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज थे, ना ही कोई ऐसे प्रोग्राम थे कि वो उससे बदलाव ला पाएँ। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। तो ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई थी, वही जो शिक्षित थे और समृद्ध थे और नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। फिर 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था, यानी कि जो ऊनी और रेशमी कपड़े थे उनका या तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज के समृद्ध जो लोग होते थे वो उसको खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी इसमें शामिल थे। तीसरे स्टेट के अंदर ही ये सब पढ़े लिखे थे और इनका जो मानना था वो ये था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, यानी कि समाज का कोई भी समूह ऐसा ना हो जिसे जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाए, विशेष अधिकार प्राप्त हो जाए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, यानी कि किसी को ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी कुल में पैदा हो गया तो इस वजह से उसे वो विशेष अधिकार दे। तो जैसे कि पहले और दूसरे स्टेट को अधिकार दे रखे थे इन्होंने कि उन्हें कर नहीं देना जन्म से ही, भाई क्यों नहीं देना, और जो तीसरे स्टेट में पैदा होगा उसको कर देना पड़ेगा। तो ये एक सही वे में नहीं जा रही थी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसका विरोध किया गया और कहा गया कि जिसके अंदर योग्यता है टैक्स ना देने की वो ना दे, वो अपने अगर वो आगे बढ़ सकता है, कुछ अच्छा काम कर सकता है, तो यहाँ पर जो योग्यता के अनुसार ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर सामाजिक हैसियत का आधार जो है उसकी योग्यता होनी चाहिए, ना कि उसका किसी विशेष घर में, किसी विशेष कुल में जन्म लेना या फिर किसी विशेष वर्ग में जन्म लेना होना चाहिए। क्लियर है। तो समानता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक जैसे रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। तो जॉन लॉक, जॉक और रूसो इन्होंने समानता, स्वतंत्रता जैसे समान अवसरों की विचारों का समर्थन किया, इन्होंने इसको आवाज़ दी एक तरह से कह सकते हैं। तो अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में, किसमें, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। तो लोक ने अपनी बुक में क्या किया है कि राजा को देवी मानना, कि राजा देव्य है, एक देवता का रूप है, ये मानना, या निरंकुश अधिकार है उसके कि उसके अधिकारों पर कोई अंकुश ही नहीं लगा सकता, ऐसे अधिकारों का इन्होंने खंडन किया। और रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो ये कौन थे, ये थे ऐसा विचार रखने वाले मॉन्तेस्क्यू। इन्होंने कौन सी में, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इनकी एक रचना है जिसमें इन्होंने कहा था कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होनी चाहिए, सत्ता का विभाजन। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया तो वहाँ पर इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए संविधान, जो अमेरिकी संविधान है और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, ये एक प्रेरणा, मतलब इनके लिए एक प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही, ताकि इन्होंने फिर क्या किया, बाद में इस पर ध्यान दिया, क्योंकि उसने अपने यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में क्या किया गया था, इन्होंने व्यक्तिगत जो अधिकार थे उसकी गारंटी प्रदान की थी अपने यहाँ के लोगों को।
तो दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलों की गोष्ठियों में गर्मा-गर्म बहस हुआ करती थी। यानी कि जो इनके ये सब विचार निकल के आ रहे थे इस तरह के कि सबको अधिकार देना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, तो इन पर उस टाइम पर क्या हुआ करता था, जो कॉफ़ी हाउसेज़ होते थे जहाँ पर कॉफ़ी बैठ के पीते हैं लोग, जहाँ सैलून होते थे जहाँ पर बाल वाल कटवाते हैं, वहाँ पर बैठकर गोष्ठियों में क्या करती थी, गर्मा-गर्म बहस हुआ करती थी। और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका जो व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर ज़ोर से क्या किया जाता था, पढ़ा जाता था, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी उनको समझ सकें। इसी समय लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली जो व्यवस्था है, इसके विरुद्ध गुस्सा यहाँ पर भड़क जाता है। यानी कि जो लुई 16 होता है, ये राज्य का खर्चा को पूरा करने के लिए यहाँ पर फिर से क्या कर देता है, कर लगा देता है, जिससे कि जो गुस्सा है जनता का वो भड़क उठता है। अब यहाँ पर एक स्रोत दिया गया है, ये है प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत। यानी कि जो पुराना जो वहाँ पर फ्रांस के अंदर जो राजतंत्र था, ये उसके बारे में दिखाया गया है। तो आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को ये लिखा। क्या लिखा, सुनते हैं। मैं पैलेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में मैं जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आश्रय नहीं दे सका, क्योंकि मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू जो होता था उस टाइम पर, ये फ्रांसीसी पैसे को कहा जाता था सू, तब एक पैसा एक सू तक भी नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था और व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी जो प्रतिभा है उसके इस्तेमाल के लिए यहाँ पर अवसर है वो उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन राजतंत्र में जब राजतंत्र था तो उस समय के यहाँ पर किस तरह के अनुभव इस व्यक्ति ने अपने यहाँ पर साझा किए हैं, कि शिक्षा तो उनके पास थी लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको उपलब्ध अवसर नहीं कराए गए। ऑर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। देखते हैं क्या लिखा उसने। सेवा टहल में लगे हुए अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उसे स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है, जिसमें उसे मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती हैं और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की करहा सुनते हुए उन्हें बोझ उठाना पसंद करते हैं और उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने की दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यानी कि जब वो उन्हें अपने सेवा करने वालों से ही कोई सहानुभूति नहीं है, तो जब कोई संकट की घड़ी आए और उनके बेटी का अपहरण हो जाए, बेटे का गला रेत दिया जाए, तो फिर उस पर भी इन लोगों को दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो अभी हमने ये पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति की भी तो हमने सामाजिक व्यवस्था देखी किस तरह की थी। अब देखेंगे क्रांति की शुरुआत, फ्रांस की जो क्रांति है इसकी शुरुआत किस तरह से होती है। तो यहाँ पर पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा उसने किस लिए किया होगा, कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। जब राजतंत्र था तो उस समय जो फ्रांसीसी सम्राट था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे क्या करना होता था, एस्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों की मंजूरी लेनी होती थी। और जो ये एस्टेट जनरल का एक राजनीतिक संस्था थी, एस्टेट जनरल क्या हुआ करता था, तो ये एक राजनीतिक सभा या एक राजनीतिक संस्था, एक इंस्टीट्यूट था, जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक है वो कब बुलाई जाएगी, और इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। यानी कि इसमें तीनों एस्टेट के लोग जो थे वो अपने अपने प्रतिनिधि को भेजा करते थे, और यहाँ पर जो निर्णय लेता था इसको बुलाने का वो सम्राट ही लेता था, और इसकी जो लास्ट बैठक हुई थी वो 1614 ईस्वी में ही बुलाई गई थी।
अब यहाँ पर फ्रांसीसी सम्राट जो लुई 16 हैं, इन्होंने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टाट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वायसराय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठा दिए गए। यानी कि इसमें क्या हुआ, इस बैठक के अंदर जो दोनों बड़े पद, जो दो वर्ग थे जिनको पादरी वर्ग था एक तो हमारा और एक कुलीन वर्ग था, तो इन्होंने क्या किया था, पहले और दूसरे स्टेट ने अपने 300 प्रतिनिधि भेज दिए, जो कि आमने सामने कतारों में बिठा दिए गए। अब जो तीसरा स्टेट था, इसके 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरा स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। यानी कि तीसरे स्टेट का जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, इसका समृद्ध और शिक्षित वर्ग जो था वो कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। तो यानी कि जो लोग इसमें नहीं आए थे, जैसे किसान, औरतें और कारीगर जो थे, इनका प्रवेश तो वर्जित था। तो इनसे संबंधित 40,000 पत्र भी आए थे, जिनमें उनकी शिकायतें और मांगों की लिस्ट थी। तो इसको प्रतिनिधि अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी कि यहाँ पर जो वर्ग थे वो एक वर्ग एक वोट दे सकता था अपनी। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का यहाँ पर पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने ये मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाना चाहिए। यानी कि पूरी सभा के द्वारा मतदान वो करवाया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तो यानी कि अब तक जो 3 स्टेट इसमें पार्ट लेते थे तो तीनों को एक एक वोट डालने का अधिकार था, लेकिन अब की बार क्या होता है, इस बैठक में जो तीसरा स्टेट होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो वोटिंग का राइट होना चाहिए वो सभी के लिए होना चाहिए, जितने भी इसमें शामिल होते हैं। और इसको जब ये सम्राट मानने से इनकार कर देता है तो यहाँ पर ये सभी लोग अपनी सभा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। यानी कि जो तीसरा स्टेट के प्रतिनिधि थे वो खुद को ये समझते थे कि वो पूरे फ्रांस का, जो पूरा फ्रांस एक राष्ट्र है, इसका प्रवक्ता मानते थे खुद को। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली जो है वो भंग नहीं होगी। तो इन्होंने कह दिया कि जब तक यहाँ पर सम्राट की शक्तियों को कम करने का कोई संविधान तैयार नहीं होगा तब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। तो उनका नेतृत्व करने वाले कौन थे, मिराबियो और आबेसिये थे। मिराबियो का जन्म जो है वो कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को ख़त्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था। तो आबेसिये क्या था, ये पादरी था, मिराबियो कुलीन था। तो ये आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी कि पैम्फलेट लिखी थी। तो इसने लिखी थी, ये किसने लिखी थी, आबेसिये ने लिखी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो हमारे इम्पोर्टेंट होंगी। 1774 का वर्ष, जिसमें लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है 1774 में, और सरकारी खजाना अब यहाँ पर खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में गहराता असंतोष जा रहा है। यानी कि जो असंतोष है वो गहराता जा रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है। 1774 की ये बात है। फिर 1789 में एस्टाट जनरल का आह्वान, यानी कि एस्टाट जो जनरल है वो सबको बुलाता है। तीसरा स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है और बास्तील पर हमला होता है यहाँ पर, और देहात में किसानों का विद्रोह भी शुरू होता है। ये 1789 की बात है। फिर आता है वर्ष 1791 का। इसमें सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है 1791 में। फिर 1792-93 में फ्रांस एक गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन यहाँ पर शुरू होता है।
फिर 1804 में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर ये कब्जा कर लेता है यहाँ पर नेपोलियन। फिर 1815 ईस्वी में वाटरलू में यहाँ पर नेपोलियन की हार हो जाती है। तो 1815 में नेपोलियन की यहाँ पे क्या हो जाती है, हार। अगर यहाँ पर आप ये चित्र देखेंगे तो ये चित्र दिखाया गया है, ये है टेनिस कोर्ट में शपथ ली जाने का चित्र दिखाया गया है। एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड के द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन चित्र है। यह तस्वीर जो है ये नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। ये वाली जो चित्र कहाँ पर लगाया जाना था, नेशनल असेंबली में लगाने के लिए तैयार की गई एक चित्र थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि नेशनल असेंबली जो है इसका गठन हो चुका था। तो जिस वक्त ये नेशनल असेंबली ये संविधान का प्रारूप तैयार करने में बिजी थी, व्यस्त थी, पूरा फ्रांस वहाँ पर आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की जो कीमतें थी वो तो भाई आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे और बेकरी की दुकानों पर घंटों का इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश दे दिया। यानी कि तो एक तरफ तो यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा, घंटों घंटों लाइन लग रही है, जो दुकानदार है, बेकरी के मालिक हैं, वो उसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो औरतों को गुस्सा आ जाता है और वो भीड़ में दुकान पर धावा बोल देती हैं। और दूसरी तरफ इधर सम्राट है जो कि सेना को यहाँ पर पेरिस के अंदर प्रवेश करने का आदेश दे देता है। तो क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिली किले पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, उसको ढहा दिया। नेस्तनाबूद करना मतलब उसको ढहा देना। देहाती इलाकों में गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह को बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बैलोचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। तो जब ये अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर ये आ रहे हैं फसलों को नष्ट करने के लिए, तो इन्होंने क्या काम किया, कुदाले और बेलचे लेकर ग्रामीण इलाकों किलों पर जो जिनके जो किले थे उन पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी जो दस्तावेज थे उनको जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। यानी कि स्थिति ये हो गई, जो कुलीन लोग थे वो यहाँ से छोड़कर भाग गए और दूसरे देश में जाकर इन्होंने शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को यहाँ पर मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। फिर 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए यहाँ पर विवश कर दिया गया कि पादरी लोगों का जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और धार्मिक कर भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिरवे की जो संपत्ति थी वो सरकार के हाथ में आ गई। इस तरह से 20 लिरवे की संपत्ति थी वो किसके हाथ में आ जाती है, सरकार के हाथ में आ जाती है। अगर यहाँ पर आप एक चित्र देखेंगे तो ये भय की लहर का प्रसार यहाँ पर दिखाया गया है। इस मानचित्र से हमें पता चलता है कि किस तरह से किसानों के जत्थे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते जा रहे थे। तो ये जो ग्रीन दिखाया गया है इसमें ये भय की लहर से अप्रभावित इलाके हैं, यानी कि जो अप्रभावित रहे थे यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखने के लिए मिला। जबकि ये जो और कलर में दिखाया गया है, ऑरेंज कलर में दिखाया गया है लाइट में, ये 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था, ये वो क्षेत्र हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम फ्रांस जो है वो संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र किस तरह से बना, तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप यहाँ पर पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी कि यहाँ पर क्या करना था, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना इसका मेन उद्देश्य था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ती है और यहाँ पर चित्र साथ ही दिखाता है कि नई राजनीतिक जो व्यवस्था है वो कैसे काम करती थी। तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, इसको न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में डिवाइड किया गया। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और यहाँ पर विधायिका। तो यहाँ पर ये सम्राट है और सम्राट पर किसका नियंत्रण दिखाया गया है, यहाँ पर ये
तो सम्राट पर नियंत्रण रखेगी यहाँ पर नेशनल असेंबली। और सम्राट ये निषेध करे, ये किसको निषेध कर सकता था? नेशनल असेंबली को। तो यहाँ पर निषेध, और ये जो है यहाँ पर नेशनल असेंबली और किसको नियंत्रित करती थी? मंत्री को भी और यहाँ पर सम्राट को भी। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर, तो नेशनल असेंबली के लोग जो हैं वो यहाँ पर, इसका निर्वाचक मंडल है, ये 50,000 पुरुष है जो वोट करेंगे यहाँ पर, और इनको वोट करके भेजते थे सक्रिय नागरिक। देखिए जो सक्रिय नागरिक थे ये मताधिकार प्राप्त लोग थे, जिनको मत का अधिकार प्राप्त था। 2.8 जो करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। ये वोट करते थे किसके लिए? न्यायाधीश के लिए। तब यहाँ पर न्यायाधीश चुना जाता था वोटिंग के थ्रू। निष्क्रिय नागरिक कौन होते थे? तो मताधिकार प्राप्त नहीं था जिनको, उनको यहाँ पर कहा गया है निष्क्रिय नागरिक। और सक्रिय नागरिक जिनको मत यानी कि वोट डालने का अधिकार था, वो सक्रिय नागरिक। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो किनको अधिकार प्राप्त नहीं था? जो 25 वर्ष से कम बच्चे थे उनको, महिलाओं, पुरुषों, और लगभग 30 लाख पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी के साथ बात की जाए अगर, तो ये बात है सन 1791 की, यानी कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार है वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली कैसे चुनी जाती थी? वो इनडायरेक्ट चुनी जाती थी नेशनल असेंबली। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, यानी कि पहले तो नागरिक मिलकर एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, और फिर वो चुनते थे नेशनल असेंबली के सदस्यों को। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष ही सक्रिय नागरिक जैसा कि हमने अभी जाना, जिनको वोटिंग राइट था, मत देने का अधिकार था वो। तो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही ये दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर्ज चुकाते हों, यानी कि जितनी 3 दिन की मजदूरी मिलती थी उतना वो कर्ज चुकाते होंगे, तो उनको वोटिंग राइट दिया गया था ऐसे पुरुषों को। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं और उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, यानी कि एक तो वो कर चुकाने वाला होना चाहिए और दूसरा उसी के साथ वो उच्चतम श्रेणी का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये चित्र देखेंगे तो ये चित्र दिखाया गया है, चित्र नंबर 8। इस चित्र में पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ये इसका नाम है पुरुष एवं नागरिक घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है। दाईं ओर आकृति फ्रांस को और बाईं ओर कानून को निरूपित करती है। तो ये किसको निरूपित कर रही है? फ्रांस को निरूपित कर रही है। और ये बाईं ओर किसको निरूपित कर रही है? तो ये फ्रांस को निरूपित कर रही है, बाईं ओर कानून को निरूपित कर रही है। तो ये हो गई कानून को निरूपित करने वाली और ये हो गई हमारी फ्रांस को निरूपित करने वाली। अब देखते हैं यहाँ पर स्रोत क्या ये हमें क्या बताता है। इससे पहले हम देख लेते हैं इसको क्या कहा गया है इसमें। देखिए संविधान जो है वह पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ ये शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे, यानी कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और जो उनके जीवन के अधिकार हैं वो उनको दिए जाएं यहाँ पर, जो कि इनके प्राकृतिक अधिकार हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया। अब देखते हैं पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र यहाँ पर क्या कहते हैं। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, तो आदमी जो था वो स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं और उनके जो अधिकार हैं वो समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य है आदमी के नैसर्गिक यानी कि जो प्राकृतिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। और ये अधिकार क्या होते हैं? उनको स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रति अधिकार जो है इनके वो ये हुआ करते थे। थर्ड है समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, यानी कि जो सारी शक्तियां हैं, संप्रभु है वो कौन है? तो राज्य है, उसमें निहित है सारी शक्तियां। कोई भी समूह या कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा अनाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। चौथा इसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो। हमें ऐसे काम करने की शक्ति होनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है।
इसी में कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है और कानून की नज़र में जो सभी हैं नागरिक, वो सभी क्या हैं यहाँ पर समान हैं। इसी के साथ कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। यानी कि जो कानून में प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चलनी चाहिए। बिना किसी को कानून के बाहर ना तो कोई गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ना ही उसको नज़रबंद किया जाना चाहिए। इसी के साथ इसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक जो है वो बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है। वो कुछ भी बोल, लिख और छाप सकता है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। यानी कि अगर ये सब छूटें दी गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी ऐसा लिखने या ऐसा छापने लगे जो कि देश हित में ना हो, राष्ट्र हित में ना हो या किसी को दुख पहुँचाता हो। इसी के साथ सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना भी अपरिहार्य था, यानी कि अनिवार्य था कि एक सामान्य कर भी लगाया जाए। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए, यानी कि आय के अकॉर्डिंग उन पर कर होना चाहिए। जिसकी जितनी आय हो उतना ही उसी हिसाब से कर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी की बहुत कम आय और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो वो वैलिड चीज़ नहीं होगी। फिर नेक्स्ट कहा गया, चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। तो ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा दिया जाना जरूरी है। यानी कि किसी की भी भूमि का जो है यहाँ पर किसी को उसकी भूमि से वंचित करना है ठीक नहीं है, लेकिन अगर जरूरी किसी उद्देश्य से वो भूमि ली जाती है तो पहले उसको मुआवजा देना यहाँ पर ज़रूरी है। अभी यहाँ पर दिखाए गए जो स्रोत क्या है, यहाँ पर एक क्रांतिकारी पत्रकार हैं जियो पॉल मरा। क्या नाम है इनका पत्रकार का? जियान पॉल मरा। तो ये जो जीन पॉल मरा है, जीन बोल सकते हैं इनको, इन्होंने अपने अखबार लामीदी पपल जनता का मित्र, जिसका मतलब होता है हिंदी में जनता का मित्र, में नेशनल असेंबली के द्वारा तैयार किए गए संविधान पर क्या टिप्पणी की थी वो देखते हैं। तो जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है, यानी कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव किसको बना दिया गया? अमीरों को बना दिया गया। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कैसे कानूनों को प्रभावित करता है। यानी कि अब भी वो पावर जो है कानून बनाने की उच्च पदों पर, फिर उनको बिठा दिया गया अमीरों को, तो वो किस तरह से कानून को प्रभावित कर सकते हैं जो धनी लोग हैं। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका, एक दिन वही हश्र इन अमीरों का भी वे करेंगे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर ये हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। तो ये दिखाए गए हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने क्या हुए हैं यहाँ पर। देखिए, तो 18वीं सदी में ज़्यादातर जो स्त्री पुरुष थे वो लिखे पढ़े नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार जो है वो छपे हुए शब्दों के बजाय अक्षर, आकृतियों एवं जो प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बी ने अपनी चित्र 8 में इस पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए और अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। आइए इन प्रतीकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दिखाई गई है टूटी हुई जंजीर। तो ये दासों को बांधने के लिए यहाँ पर जंजीर का प्रयोग होता था और टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि अब जो आज़ाद हो चुके हैं, जो दास हैं वो क्या हो चुके हैं, उनके हाथों की हथकड़ी टूट चुकी है। ये यहाँ पर दिखाई गई है छड़ों का बरछीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल होता है, ये इस बात का प्रतीक है। यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर सब मिलजुल कर एक होकर रहेंगे तो इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता और सबकी भलाई के लिए यहाँ पर फिर कार्य किया जा सकता है जब सब मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर त्रिभुज के अंदर रोशनी बखेरती आँख दिखाई गई है। तो इसमें सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। यानी कि सर्वदर्शी मतलब जो सभी को देखे, सर्वदर्शी आँख जो है ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती हैं। यानी कि जिस तरह से सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी अंधकार को मिटा देती है, इस तरह से यहाँ पर सबको समान नज़रों से देखेंगे तो सारा अंधकार एक तरह से यहाँ पर मिट जाएगा। अब है राजदंड। ये जो राजदंड है ये शाही सत्ता का प्रतीक है, ये दिखाया गया है।
अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, यानी कि अपनी ही पूंछ को मुंह में सांप ने ले रखा है। तो ये है सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई छोर नहीं होता। ये इस तरह से बताने की बात की गई है कि ये सनातनता का प्रतीक है यहाँ पर। अगर बात की जाए इस लाल टोपी की, तो यह है लाल फ्राइजियन टोपी। तो ये लाल फ्राइजियन टोपी ये दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी है। तो जो दास स्वतंत्र हो गए फिर उन्होंने टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया। ये अगर आप यहाँ पर चित्र देखेंगे तो ये है नीला सफ़ेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। नीला सफ़ेद और लाल ये क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। इसी के साथ अगर यहाँ पर आप देखेंगे डेनो वाली स्त्री, तो ये डेनो वाली स्त्री जो है, डेनोन वाली स्त्री, ये कानून का मानवीय रूप है कि कानून किस तरह से मानव के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर आप इस चित्र को देखेंगे तो ये है विधिपट। इसमें बताया गया है कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है, यानी कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति हो वो सब बराबर है, उसकी नज़र में कोई भी ऊंचा नीचा या असमान नहीं है। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि फ्रांस में जो राजतंत्र है उसका उन्मूलन किस तरह से हुआ और गणतंत्र की स्थापना यहाँ पर किस तरह से होती है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये वाला और चैप्टर इसी में ही। अभी चैप्टर नंबर 1 ही हमारा चल रहा है, इसका 3rd यूनिट हम कह सकते हैं कि ये है। तो फ्रांस में राजतंत्र की उन्मूलन हो जाएगा, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और गणतंत्र की स्थापना किस तरह से की जाएगी। तो फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए, परंतु प्रिशा के राजा ने उसकी प्रिशा के जो राजा हैं उनसे भी उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, यानी कि फ्रांस में जो घटनाएं चल रही थी उससे जो पड़ोसी राज्य थे वो भी क्या थे, चिंतित थे। इसलिए 1789 में गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। तो 1789 की जब गर्मियाँ हुई उसके बाद ऐसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए शासकों ने सेना को भेजने की अपनी योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रिशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव यहाँ पर पारित कर दिया। तो इससे पहले ये इस पर अमल कर पाते 1792 में क्या होता है, जो नेशनल असेंबली थी इसने प्रिशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। तो इसको ये किस रूप में लेते हैं, तो हजारों लोग इसमें शामिल हुए जिसने यहाँ पर यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता के जंग के रूप में इसको लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का जो नाम है वो मार्सिले हो गया और अब ये फ्रांस का राष्ट्रीय गान। अगर आप देखेंगे आज के टाइम में तो ये आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। इसी के साथ यहाँ पर क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार की और रोजी रोटी की जो जिम्मेवारी थी वो भी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। यानी कि इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए, इस क्रांति को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो ये क्रांति हुई थी 1791 के संविधान के से क्या हुआ था, जो केवल अमीर वर्ग था उसी को ही राजनीतिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो पाए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे सफल क्लब था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानोगे, यानी कि महिलाओं की। ये जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे कि जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई का काम करने वाले और नौकर व जो दिहाड़ी मजदूर जो थे इसमें शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था,
जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। यानी जैकोबिन के एक जो बड़ा वर्ग था, इसने क्या काम किया, गोदी कामगारों की तरह जो धारीदार इन्होंने लंबी पतलून पहनना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पर आपको इस चित्र में देख सकते हैं, पहनना इन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से जो घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस थे, घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों को खुद से अलग दिखाने के लिए किया। और यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका एक तरीके था, जो ब्रीचेस पहनते थे उनके लिए। कन्वेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्वेंट का मतलब होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की जो इमारत है वो कॉन्वेंट कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सो कुलात, ये बिना ब्रिचेस वाले दंपत्ति हैं, जो कि बिना ब्रिचेस के हैं और लाइनिंग वाले इन्होंने कपड़े ये पहने हुए हैं। अब ये जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, चित्र नंबर 10, ये नानीन वाले लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, यह किसी महिला कलाकार के द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। और क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया था कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ले सकती हैं और हर 2 साल में लगने वाली जो सैलोन नामक नुमाइश है उसमें अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकें। यह तस्वीर स्वतंत्रता की नारी का रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है यहाँ पर जो दिखाई गई है। तो अभी हमने देखा कुलातों को, इसी के साथ इसमें जो जैकोबिन थे, इसलिए जो जैकोबिन थे इन्होंने क्या किया, जैकोबिन को सो कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 ईस्वी में क्या होता है, इन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। फिर राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया और फिर नए चुनाव कराए गए। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो गर्मी की वजह से क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पर जैकोबिन ने जो खाने का सामान था वो महंगाई, और इन महंगाई से क्या हो रहा था, खाने का अभाव हो रहा था, तो क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था लोगों को ठीक से, तो इससे नाराज होकर पेरिस वासियों ने क्या किया, एक आंदोलन, एक विद्रोह, एक हिंसक विद्रोह की योजना बनानी स्टार्ट की। और उन्होंने 10 अगस्त की सुबह को क्या किया, ट्यूलेरिया के महल पर धावा बोल दिया और राजा के जो रक्षक थे, उसके अंगरक्षक, उनको मार डाला और खुद राजा को यहाँ पर कई घंटों तक इन्होंने बंधक बना लिया। बाद में फिर असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया कि अब ये जो शाही परिवार है इसको जेल में डाल दिया गया और नए चुनाव कराने की मांग की गई कि अब चुनाव होंगे नए तरीके से। और यहाँ पर 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। यानी कि यहाँ पर सभी को, अब 21 वर्ष से अधिक वाली उम्र के लोगों को, सभी को यहाँ पर मतदान का अधिकार मिल गया। नवनिर्वाचित असेंबली का कन्वेंशन, जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। यानी कि अब जो नई असेंबली बनी उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 ईस्वी को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है और यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वो कब और किस तरह से कैसे स्वतंत्र गणतंत्र बने। यहाँ पर जो लुई 16वां है, इसको न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कर्नाड में उसकी सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर इसको लुई 16वें को क्या कर दी जाती है, मौत की सजा सुना दी जाती है और 1793 ईस्वी में उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी ही रानी मैरी एंतोएटेन का भी वही अश्रु है, यानी कि इनकी पत्नी को भी ऐसी ही इनकी पत्नी के साथ भी किया गया, उनको भी फांसी पर लटका दिया गया। इसी के साथ देशद्रोह क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अपने देश या सरकार से विश्वासघात करना ही देशद्रोह कहलाता है। अब देखेंगे आतंक राज। 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है। रेबोस्पेरियर
ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे वो कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल देगा। यानी कि इसने यहाँ पर इतनी सख्त नीति, स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई कि उसने क्या काम किया, उसके हिसाब से जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, जैसे कि कुलीन, पादरी, इनको या फिर कोई भी अन्य दल जो उसके कामों से असहमति व्यक्त करते थे, उसके बातों से सहमत नहीं होते थे, उन सबको इसने गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दिया। और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन सब पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका जो सिर है वो कलम कर दिया जाता, उनका सिर। और गिलोटिन क्या होता है, तो 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। तो ये गिलोटिन क्या था, एक मशीन थी जिस पर उनका सिर रखकर काट दिया जाता था। तो ये यहाँ पर अब ये जो रोबेस्पियर था, तो रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकारों द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता की रोटी को खाना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर यानी कि महाशय एवं मादम मतलब महोदय, मदाम का मतलब है महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सितोयेन मतलब नागरिक और सितोयिन मतलब नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। यानी कि महाशय महोदया नहीं, अब सबको नागरिक और नागरिका कहकर संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर यानी कि उनके ऑफिस बना दिए गए। रोबेस्पियर ने अपनी नीति को इतनी सख्ती से लागू किया था कि उसके समर्थक भी त्राही करने लगे और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। यानी कि इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इसकी भी कहानी यहाँ पर फिर ख़त्म कर दी गई। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं हम कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता क्या है। 2 परस्पर विरोधी विचार यहाँ पर भिड़ रहे हैं। देखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में ये लिखा कि कुछ ही दिनों के बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। क्या? तो ये है स्वतंत्रता। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी कोई मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दास दासियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाए जाना संभव है? यानी कि अगर आप उसको कर देते हैं तो इन सबके, उनके रिश्तेदारों के सबके तो आप दुश्मन बन जाएंगे। 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ला मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्या कहा था इन्होंने? इसने कहा कि लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुँचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना होगा। यानी कि अगर जो भी गणतंत्र के खिलाफ है, चाहे वो देश के अंदर है या बाहर, उनका विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती हैं और आतंक बस कठोरता, तुरंतता और अन्य न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया इनके द्वारा। इसी के साथ यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है, ये आप चित्र देख सकते हैं। ये चित्र है क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करना चाहिए और उनमें से इसी प्रकार के एक उत्सवों का आयोजन था।
इस प्रकार का एक उत्सव किया जाता था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप, ये जो मंडप टिका हुआ है इस पर, ये अस्थायी सामग्री का बना था, जब चाहे इसे तोड़ा जा सकता था। ये जो मंडप यहाँ पर बना हुआ है ये ऐसा था कि इसे जब चाहे तोड़ा जा सकता है, अस्थायी रूप से बना हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं हम डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो ये क्या है डायरेक्टरी शासित फ्रांस? तो ये बात है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, यानी कि जब जैकोबिन सरकार का पतन हुआ उसके बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, यानी कि जो नए संविधान के तहत ये किया गया जिनके पास संपत्ति नहीं है अब उनको संपत्तिहीन तबकों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टरी को नियुक्त किया और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। यानी कि यहाँ पर जो होगा ये 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका यानी कि डायरेक्टरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है जिसमें 5 सदस्य होंगे और जो जैकोबिन के शासनकाल में एक व्यक्ति पर जो केंद्रित जो कार्यपालिका थी उससे बचने का प्रयास किया गया। लेकिन डायरेक्टर थे इन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषदें उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक स्तर से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त हुआ कि इन दोनों में तो विवाद हुआ और इन दोनों के विवाद से यहाँ पर बोनापार्ट के नेपोलियन जो बोनापार्ट हुआ इसने क्या किया अपने उदय का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त किया। और सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो यहाँ पर देखिए अभी हम ये क्रांति हमारी चली रही है और इसका जो आगे का पार्ट है अभी हम देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो इसके आगे का पार्ट हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसको अच्छे से समझिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल फिर हम अपना ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।